नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पोस्टल इंडिया नेटवर्क में स्वागत है। मेरा नाम योगेश है। मैं पिथौरागढ़ उपमंडल में कार्यरत हूं और मुझे इस डाक विभाग में 2 साल से भी ज़्यादा समय कार्य करते हुए हो गया है। मैं आप सभी को जो भी जानकारी अपने अनुभव से दूंगा वो बिल्कुल सही और सटीक होगी। और अगर जिस किसी भी साथी को IMA 2.0 में काम करने में परेशानी आ रही है तो पोस्टल इंडिया नेटवर्क चैनल पर ब्यूटीफुल वर्क प्रोसेस IT 2.0 प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करें। आई होप आप सभी का सॉल्यूशन यहाँ से जरूर मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे RPLI फॉर्म भरने का आसान तरीका। अगर आप RPLI पॉलिसी खोलना चाहते हैं लेकिन फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कैसे RPLI फॉर्म सही तरीके से भरना है, और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप एक भी गलती कर दोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने ये फॉर्म है जो ऑलरेडी फिल कर लिया है। तो मैं ये फॉर्म आपको फिल करने के बाद बता रहा हूं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि सबसे ऊपर है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट प्रपोजल फॉर्म फॉर रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ये फॉर्म हमारा RPLI के लिए है और PLI के लिए हमारा फॉर्म अलग होता है। तो फिर इसके बाद जो हमारा ये कॉलम है ये सिर्फ ऑफिशियल यूज़ के लिए है। तो अभी इसमें हमें सबसे पहले अपना नाम लिखना है, जो भी कर्मचारी या एजेंट इस RPLI पॉलिसी को खोल रहे हैं। फिर इसके बाद नीचे हमें यहाँ पे एजेंट कोड डालना है। एजेंट कोड हमारा डिवीज़न ऑफिस से बनता है और ये एजेंट कोड ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका ये एजेंट कोड नहीं होगा तो आपका RPLI कमीशन नहीं आएगा। फिर यहाँ पे हमें प्रपोजल इंडेक्सिंग करने के बाद प्रपोजल नंबर डालना है। और अगर किसी को भी प्रपोजल इंडेक्सिंग करनी नहीं आती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, तो इस टॉपिक पर भी एक वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे। और ये प्रपोजल इंडेक्सिंग वाली वीडियो बनाने के बाद आपको इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर इस वीडियो को देखें। तो फिर इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ रिसिप्ट लिखना है और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिटेड, हमने कितनी इसकी प्रीमियम है वो जमा की है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना है हमें पोस्ट ऑफिस एट विच डिपॉजिटेड, तो ये कौन से BO में या फिर कौन से पोस्ट ऑफिस में जमा हुई है उसका नाम लिखना है। फिर उसके बाद नीचे लिखना है प्रपोजल डेट और डेट ऑफ डिक्लेरेशन। फिर इसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप है प्रोस्पर्स डिटेल्स। इसका मतलब होता है कि पॉलिसी होल्डर की पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पे नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद लास्ट नेम। फिर इसके बाद हमें नीचे लिखना है यहाँ पे फादर्स नेम। फादर्स नेम के बाद हमें यहाँ पे नीचे लिखना है स्पोज नेम, अगर मैरिड हैं तो। फिर इसके बाद यहाँ पे जेंडर के कॉलम पे टिक करना है कि वो मेल है या फीमेल है। फिर यहाँ पे हमने मैरिड स्टेटस लिखना है कि वो मैरिड है या अनमैरिड है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड में भी चेक कर लें कि सेम होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ। फिर इसके बाद स्टैंडर्ड एज प्रूफ का कोई भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है जो उन्होंने दिया है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ पे टिक करना है जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया है। फिर इसके बाद नेशनलिटी में इंडियन लिखना है। फिर इसके बाद है फॉर फीमेल प्रोपोनेंट ओनली, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो यहाँ पे लिखना है सबसे पहले उनके कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। फिर उसके बाद लिखना है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है तो हाँ यस लिखें, अगर नहीं है तो नो लिखें। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे डेट ऑफ डिलीवरी लिखना है अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो। फिर उसके बाद लिखना है डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन, जो पीरियड साइकिल होता है उसकी डेट लिखनी है यहाँ पे। फिर उसके बाद है इफ़ प्रेग्नेंट एक्सपेक्टेड मंथ ऑफ डिलीवरी, अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो उनकी डिलीवरी कौन से मंथ में होने वाली है वो यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद है मार्क ऑफ आइडेंटिटी, उनकी बॉडी पर कोई भी निशान या फिर कोई भी तिल वगैरह हो तो वो यहाँ पे लिखना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिख रखा है ए मोल ऑन फेस और ए मार्क ऑन राइट हैंड। तो इसी हिसाब से आप सभी को भी ऐसे ही लिखना है। तो इसके बाद है हमारा सेकंड स्टेप एड्रेस डिटेल्स। तो हमें यहाँ पे पॉलिसी होल्डर का एड्रेस भरना है जो उनका कम्युनिकेशन एड्रेस है। फिर उसके बाद आपने नीचे परमानेंट एड्रेस भरना है अगर अलग है तो। अगर यदि सेम है तो आपने यहाँ पे टिक पे क्लिक करना है और फिर अच्छे से एड्रेस डिटेल्स फिल करने के बाद हमें नेक्स्ट पेज पे जाना है। यहाँ पे हमें सबसे पहले पॉलिसी होल्डर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे हमें उनका मोबाइल नंबर लिखना है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे उनका जो ऑक्यूपेशन है, जो वो काम करते हैं, इनकम सोर्सेज क्या है वो फिल करना है यहाँ पे, जैसे कि टीचर, कारपेंटर। तो मैंने यहाँ पे हाउसवाइफ सेलेक्ट किया है। तो आप पॉलिसी होल्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक कर सकते हैं जो भी वो काम करते हैं।
फिर इसके बाद हमने यहाँ पे उनका पैन कार्ड नंबर लिखना है। पैन कार्ड नंबर लिखने के बाद मंथली इनकम लिखनी है कि उनकी मंथली इनकम कितनी है। हमने यहाँ पे दोनों चीज़ें फिल कर दी हैं। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे ऑक्यूपेशन एड्रेस डालना है पॉलिसी होल्डर का, जहाँ पे भी वो अपना काम करते हैं उसका एड्रेस यहाँ पे लिखना है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे उनकी क्वालिफिकेशन पे टिक करना है कि उन्होंने कितनी पढ़ाई कर रखी है, जैसे ग्रेजुएशन या फिर हाई स्कूल, जो भी कर रखा है वो यहाँ पे ऑप्शन टिक कर दें। फिर इसके बाद है नॉमिनेशन डिटेल्स। यहाँ पे हमें सबसे पहले पॉलिसी होल्डर जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद उनका रिलेशनशिप क्या है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने शेयर परसेंटेज डालना है कि अगर एक नॉमिनी बना रहे तो 100% लिखेंगे, अगर दो नॉमिनी बना रहे तो 50% लिखेंगे दोनों में। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे जेंडर लिखना है, मेल है या फीमेल है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है। फिर ईयर्स कितने साल हो गए हैं। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे नॉमिनी का जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो फिल करना है। कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करने के बाद हमने यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर डालना है। फिर इसके बाद अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे हमें पॉलिसी होल्डर की कवरेज डिटेल्स डालनी है जो उन्होंने पॉलिसी सेलेक्ट की है। तो यहाँ पे हमने एज एट मैच्योरिटी डालना है। जब उनका RPLI का जो इंश्योरेंस है वो पूरा होगा, कंप्लीट होगा, तो उस समय उनकी कितनी उम्र होगी, तो हमने यहाँ पे वो एज लिखनी है। फिर इसके बाद है पॉलिसी टर्म, जो पॉलिसी होल्डर है उन्होंने कितने साल के लिए ये पॉलिसी करवाई है, कितने साल वो प्रीमियम भरेगा, तो यहाँ पे हमने उतने ही ईयर्स फिल करने हैं। फिर इसके बाद है हमारा सम एश्योर्ड। यहाँ पे हमने फिल करना है कि जो पॉलिसी होल्डर है उन्होंने कितने रुपए का इंश्योरेंस करवाया है वो अमाउंट फिल करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रीमियम डिटेल्स। यहाँ पे हमने पॉलिसी होल्डर की पेमेंट अमाउंट यहाँ पे फिल करनी है जो वो पे करेंगे। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे पेमेंट मोड लिखना है, तो हमने यहाँ पे कैश लिख दिया है। अगला स्टेप भी हमारा सब्सिक्वेंट प्रीमियम पेमेंट मेथड है, तो हमने यहाँ पे भी कैश लिख दिया है। तो फिर इसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करना है कि जो पॉलिसी उन्होंने खुलवाई है वो उसको मंथली पे करना चाहते हैं या फिर क्वार्टरली पे करना चाहते हैं या हाफ ईयरली या फिर ईयरली। तो पॉलिसी होल्डर जिस हिसाब से प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे उस टाइम पीरियड पे टिक करना है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रोपोनेंट्स हेल्थ इन्फॉर्मेशन, उनके स्वास्थ्य की जानकारी के बारे में। तो यहाँ पे हमने पॉलिसी होल्डर की बीमारियों के बारे में लिखना है, जो भी बीमारी उनको लगी है या जिस बीमारी से वो जूझ रहे हैं तो उस पे हमने यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, पैरालिसिस या फिर कोई भी लंग्स या फिर हार्ट से जुड़ी हुई बीमारी, किडनी से जुड़ी हुई, तो किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो हमने यहाँ पे यस पे टिक करना है। और अगर उनको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है तो हमने यहाँ पे नो पे टिक करना है। फिर इसके बाद पॉलिसी होल्डर को अगर किसी भी बीमारी की वजह से लीव लेनी पड़ी हो या मेडिकल में हॉस्पिटलाइज हुए हो लास्ट 3 ईयर्स में, तो हमने यहाँ पे उनकी पूरी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि काइंड ऑफ लीव, पीरियड ऑफ लीव, नेम ऑफ हॉस्पिटल, किस हॉस्पिटल में वो भर्ती हुए और भर्ती होने की तिथि, कब से कब तक हॉस्पिटल में इलाज चला। और पॉलिसी होल्डर अगर किसी भी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुए हैं किसी बीमारी की वजह से तो आप इसको यहाँ पे काट सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं। तो इसके बाद अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है डिक्लेरेशन ऑफ प्रोपोनेंट। और इस वीडियो से जुड़ी हुई कुछ खास बातें मैं आप सभी को लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप उसको मिस ना कर सकें। तो हमने यहाँ पे प्रोपोनेंट सिग्नेचर करवा लिए हैं, तो आप भी इसी तरह पॉलिसी होल्डर के सिग्नेचर करवा लें। फिर उसके बाद है डिक्लेरेशन बाय द पर्सन फिलिंग द फॉर्म। जो भी पर्सन इस फॉर्म को फिल कर रहा है तो उसको यहाँ पे अपनी डिटेल्स भरनी है, डिक्लेरेशन नेम, एड्रेस। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई हेयर डिक्लेयर दैट आई हैव फुल्ली एक्सप्लेन्ड द अबव इंफॉर्मेशन टू द प्रोस्पर एंड आई हैव ट्रूथफुली रिकॉर्डेड द आंसर्स गिवन बाय द प्रोस्पर। तो इसका मतलब यह है कि जो भी डिटेल्स मैंने अपने पॉलिसी होल्डर को समझाई हैं वो बिल्कुल सही और सटीक है। तो हमने यहाँ पे ये स्वीकार करते हुए अपने सिग्नेचर करने हैं, सिग्नेचर ऑफ एजेंट अदर पर्सन फिलिंग द प्रपोजल फॉर्म। जो भी कोई ये फॉर्म फिल कर रहा है या किसी ने एक्सप्लेन किया पॉलिसी होल्डर को तो उसके यहाँ पे साइन करने हैं और नीचे डेट लिखनी है। फिर इसके बाद है हमारा डिक्लेरेशन इन केस द प्रोस्पर इज इलिटरेट। तो इसका मतलब यह है कि अगर पॉलिसी होल्डर अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसलिए मैं यह घोषणा करता हूं कि मैंने उनको सारी जानकारी हिंदी भाषा में समझाई है और समझने के बावजूद ही उन्होंने यहाँ पर सिग्नेचर किए हैं।
फिर नीचे हमने यहाँ पे सिग्नेचर करवानी है, तो मैंने यहाँ पे सिग्नेचर करवा लिए हैं और उनका नाम भी लिखना है, फिर एड्रेस लिखना है, फिर उसके बाद डेट लिखनी है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है टू बी फिल्ड बाय एजेंट। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम लिखना है, जो भी एजेंट हैं। अपना नाम लिखने के बाद हमने यहाँ पे अपना एजेंट कोड लिखना है जिसमें हमारा RPLI का कमीशन आता है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे डेट लिखनी है, फिर सिग्नेचर करनी है, जो भी एजेंट है वहाँ पे अपने सिग्नेचर करें। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है मेडिकल एग्जामिनर सर्टिफिकेट। तो इस कॉलम को हमने खाली छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर फिल करेंगे जो भी उनका मेडिकल करेंगे। और इस प्रस्ताव को फिल करने के बाद आप अपने मेल और शेयर को दे दें, वो मेडिकल करा देंगे। देन इसके बाद हमने यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ प्रोपोनेंट पॉलिसी होल्डर के सिग्नेचर करवाने हैं। फिर इसके बाद जो लास्ट में आपको दिख रहा होगा एक कॉलम सिग्नेचर ऑफ मेडिकल एग्जामिनर, यहाँ पे जो भी सिग्नेचर होंगे वो मेडिकल होने के बाद डॉक्टर करेंगे। फिर इसके बाद अभी हम आ गए नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे लिखा तो इसका मतलब यह है कि यह नोट चिकित्सा अधिकारी के लिए है, तो आप इसे खाली छोड़ दें। फिर इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। इस स्टेप में जो भी जानकारी होगी वो SDI या फिर ASP सर फिल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, आर यू रिलेटेड टू द प्रोस्पर, क्या आप पॉलिसी होल्डर के संबंधी हैं, परिचित हैं? अगर हैं तो यहाँ पे यस करें, अगर नहीं है तो नो पे टिक करें। तो ऐसे ही इसी प्रकार से ये सभी कॉलम पे टिक करना है। जो भी इनका आंसर है यस है तो यस पे टिक करें, नो है तो नो पे टिक करें। फिर इसके बाद यहाँ पे लास्ट में सिग्नेचर होंगे SDI और ASP फुल नेम विद स्टैंप। तो अभी हम बात करते हैं PLI और RPLI की कुछ खास जरूरी बातों के बारे में। तो पहले हम RPLI के बारे में बात करते हैं। इसको खुलवाने के लिए मिनिमम एज 19 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 55 साल होनी चाहिए। और हम RPLI को कम से कम 10,000 रुपये से लेकर अधिकतम 10 लाख रुपए तक की पॉलिसी को खुलवा सकते हैं। और RPLI का मतलब है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। यह सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खोली जाती है, जो ग्रामीण लोग होते हैं उनके लिए। और इस पॉलिसी की जो प्रीमियम होती है वो एज के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। और अगर कोई भी कस्टमर पॉलिसी को खुलवाने के बाद बंद करना चाहते हैं तो उनको पॉलिसी कम से कम 3 साल चलानी पड़ेगी, उसके बाद ही वो उसको बंद कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं PLI के बारे में। इसका मतलब होता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। इसको 19 साल से लेकर 55 साल तक के कस्टमर ही खुलवा सकते हैं। और कुछ स्कीम्स में तो जैसे कन्वर्टिबल वोल लाइफ इंश्योरेंस में सिर्फ 50 साल तक की उम्र के कस्टमर ही खुलवा सकते हैं। और जॉइंट लाइफ एश्योरेंस को सिर्फ 45 साल तक की उम्र के कस्टमर ही खुलवा सकते हैं। और PLI को खुलवाने के लिए कम से कम 20,000 रुपये से लेकर 50 लाख रुपए तक की पॉलिसी करवा सकते हैं। तो ये थी वो कुछ जरूरी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। तो सभी इनको जरूर ध्यान में रखें ताकि फॉर्म भरते समय भविष्य में आपसे कोई गलती ना हो। और एक ज़रूरी बात और, फॉर्म को जमा करने से पहले एक बार सारी डिटेल्स को दोबारा से क्रॉस चेक जरूर कर लें, क्योंकि छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक भी आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकती है। तो अभी आप सभी आसानी से RPLI फॉर्म को भर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद, वो भी बिना कोई गलती किए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और किसी का कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि भविष्य में और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी तक पहुंच सके। तो फिर मिलता हूं मैं आपसे अगली नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।